हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर किसने तरीके से बांटा गया है, तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो देखो, जब भी हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं ना, तो आपके कंप्यूटर कई तरीके से क्लासिफाई हो सकते हैं। लाइक अकॉर्डिंग टू फंक्शन हो सकता है, हम फंक्शन के आधार पे उसको बांटते हैं, हम जेनरेशन के आधार पे उसको बांट देते हैं, हम उसके साइज के आधार पे बांट देते हैं। तो आज जनरली हमें बात करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के ही बारे में। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, वर्गीकरण की अगर बात करें, तो सबसे पहला हमारा आता है एनालॉग कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है, देखिए आप कि एनालॉग कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर इन विच डेटा वेरीज कंटिन्यूअसली। अब डेटा क्या होगा, कोई भी डेटा हो गया, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते थे ना जिनमें डेटा लगातार बदलता रहता था। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे बात कर लीजिए, पहले आपकी स्कूटी होती थी या आपकी बाइक होती थी, ठीक है। तो उसमें जो स्पीडोमीटर होता था ना, या अभी भी कितने बाइक में है जो स्पीडोमीटर होता था, कंटिन्यूअसली डेटा क्या होता है, जैसे जैसे आप स्पीड कम करते हो बढ़ाते हो, डेटा ऑटोमेटिक चेंज होते रहता है, ठीक है। तो वही कहलाता है हमारा एनालॉग। तो एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते थे जहां पे डेटा कॉन्टिन्यूअसली वेरी करता रहता था, बदलता रहता था, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में इट जनरली मीन टू मेजर फिजिकल वेरिएबल। जैसे फिजिकल वेरिएबल कोई भी आमतौर पे, जैसे वोल्टेज हो गया, दबाव हो गया, प्रेशर हो गया, राइट, तापमान हो गया, गति किसी चीज की हो गई, तो उसको मेजर करने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया करते थे, ठीक है। एंड एक बात और इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि जहां पे हम इट इज मेनली यूज फॉर कम्युनिकेटिंग एंड ब्रॉडकास्ट द ट्रांसमिशन। मतलब कि यह मुख्य रूप से संचार और प्रसारण के लिए उपयोग किया जाता था। जैसे आज के डेट में आप रेडियो सुनते हो, टीवी देखते हो, तो उसके लिए भी हम एनालॉग कंप्यूटर का ही यूज करते थे। तो जब भी आप अकॉर्डिंग टू फंक्शन में कंप्यूटर को क्लासिफाई करिएगा, वर्गीकृत करिएगा, तो सबसे पहला हमारा निकल के आता है एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद अगर बात करी जाए तो दूसरे नंबर होता है डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग का कंप्यूटर के ठीक उल्टा आपका डिजिटल कंप्यूटर था। आजकल के जमाने में ये भी आप देखते हो, बहुत तरीके के डिजिटल वॉचेज आ गए हमारे, डिजिटल कितने तरीके के मशीनरी आ गए हैं जहां पे डेटा फ्लक्चुएट नहीं करता है, डेटा एग्जैक्टली शो कर देगा। अब ध्यान से डिफरेंस समझिएगा कि जैसे मैंने बोला कि भैया आपकी हाइट क्या है, तो आपने बोला सर 5.7 फीट, ठीक है। तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस डेटा हो गया, मतलब इसके आगे भी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकते हैं, ये आपके कंटिन्यूअस के वेरिएबल के डेटा हो गए, ठीक है। अगर हम डिजिटल फॉर्म में पूछें कि डिजिटल में आपकी क्या हाइट है, तो वो एग्जैक्ट एक फिगर बता देगा, ठीक है। डिजिटल में क्या होता था कि डेटा जो थे ना, वो डिस्क्रीट फॉर्म में रहते थे। डिस्क्रीट फॉर्म में मतलब डेटा एज अ होल, डेटा एकमात्र एक पूर्ण संख्या होती थी, ठीक है। जैसे हमने बोला कि क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आपने बोला सर 50, आपने ये तो नहीं बोला कि सर 50.5, आपने ये तो नहीं बोला। तो डिजिटल कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर इन विच डेटा फ्लो इन अ डिस्क्रीट फॉर्म। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते थे जिनमें डेटा असतत रूप में प्रवाहित होता था, मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में प्रवाहित होता था, ठीक है। और ये हाई स्पीड प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते थे। इनकी स्पीड बहुत हाई होती थी, दैट परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कंपेयर वैल्यूज एंड स्टोर ईच अ रिजल्ट, ठीक है। जो कि गणितीय गणना करने के लिए यूज होता था, मूल्य की तुलना करने के लिए यूज होता था। तो ये सारे डिजिटल कंप्यूटर के ही पार्ट हैं। क्लियर। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें बताई जाती है कि इट यूसेज बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। बाइनरी सिस्टम आपको पता है कंप्यूटर में दो ही वर्ड को यूज करता है, जीरो और वन। जीरो एंड वन इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम। तो जो डिजिटल कंप्यूटर होते थे ना, यह बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करता था, जिसमें केवल दो अंक ही होते थे, जीरो और एक, ठीक है। और इन्हीं दो अंकों को प्रत्येक को बिट कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो हमने अकॉर्डिंग टू फंक्शन देखा है कंप्यूटर को। तो एनालॉग कंप्यूटर हमने देख लिया, उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर देख लिया हमने। उसके बाद हमारे पर डिजिटल कंप्यूटर में और बातें बोली जाती है कि डिजिटल कंप्यूटर इज बेटर सुटेड फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। मतलब जब आपको कठिन समस्या दी जाती है, प्रॉब्लम कठिन होता है जहां पे बहुत, मतलब हम लोगों से एज ए ह्यूमन हम लोगों से सॉल्व नहीं हो पाता है, तब वहां पे डिजिटल कंप्यूटर का यूज होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर जैसे विज्ञान के लिए आपने यूज कर लिया, इंजीनियरिंग के लिए यूज कर लिया, प्रौद्योगिकी के लिए यूज कर लिया, ठीक है। तो जहां भी कठिन समस्या हो, आप डिजिटल कंप्यूटर यूज करिएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हेंस दे आर इंक्रीजली यूज्ड इन फील्ड ऑफ डिजाइन, रिसर्च एंड डेटा प्रोसेसिंग। अब हमें
तो ये पता चल गया था कि डिजिटल कंप्यूटर का यूज कहां होगा, जहां भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होंगी, जहां भी जटिल समस्याएं होंगी, वहीं पे हम डिजिटल कंप्यूटर का यूज करने वाले हैं। इसीलिए डिजाइन, अनुसंधान और डेटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी डिजिटल कंप्यूटर का तेजी से यूज किया जाने लगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखो हाइब्रिड कंप्यूटर में हमने क्या क्या सीखना है। आपने अभी देखा है एनालॉग कंप्यूटर, आपने अभी देखा है डिजिटल कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर को इस तरीके से बनाया गया है ना, जो कि दोनों का मिक्स हो, ठीक है, दोनों का मिश्रण हो। आपको उसमें एनालॉग कंप्यूटर का भी कुछ खासियत होगा, ठीक है, और उसमें डिजिटल कंप्यूटर का भी कुछ खासियत होगा। जैसे अ हाइब्रिड कंप्यूटर कंबाइंस द डिजायरेबल फीचर ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। हम जो चाहते हैं, हम इस कंप्यूटर को इस तरीके से बनाएंगे कि जो हम चाहते हैं एनालॉग कंप्यूटर के फीचर को उठा के इसमें डालेंगे और डिजिटल कंप्यूटर के फीचर इसको डाल देंगे इसमें, है ना। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। दे कंबाइन स्पीड ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। देखो स्पीड के मामले में ना एनालॉग कंप्यूटर बहुत ज्यादा परफॉर्म करते था, बहुत तेज परफॉर्म करता था, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर का स्पीड हम इसमें डालते थे एंड एक्यूरेसी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। और चूंकि एक्यूरेसी डिजिटल में हम एक्यूरेसी ज्यादा अच्छे से मेजर कर पाते हैं, तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते थे उसमें हम एनालॉग के तो स्पीड डाल देते थे और जो डिजिटल का उसका एक्यूरेसी डाल के जो मिश्रण होता था ना, उसी को हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते थे। एक हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की वांछनीय विशेषताओं को जोड़ता है। जो वांछनीय मतलब जो आप चाहते हो, जो आप एनालॉग कंप्यूटर को चाहते हो कि इसमें होना चाहिए, वो आपने उठा के उसमें डाल दिया, क्लियर। और जो आप डिजिटल में चाहते हो कि डिजिटल कंप्यूटर वाला खास बात इसमें होना चाहिए, तो उसमें आप हाइब्रिड कंप्यूटर में आपने डाल दिया, ठीक है। वे एनालॉग कंप्यूटर की गति और डिजिटल कंप्यूटर की सटीकता को जोड़ती है। हमने अभी अभी बात की, जैसे एग्जांपल में देखिए आईसीयू में आप गए होंगे, तो आईसीयू में क्या होता है, आईसीयू में आपको डेटा कुछ न कुछ डेटा डिजिटल भी होती है, कुछ ना कुछ एनालॉग भी होती है। मतलब कुछ डेटा आपको वेरी भी करती रहती है कंटिन्यूअस, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है। कुछ डेटा आपको एकदम कंटिन्यूअस वही फिक्स होती है, जैसे हेमोग्लोबिन हो गई, ठीक है। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर वहां यूज होता है जहां पे हमें दोनों की जरूरत होती है, डेटा की, दोनों डेटा की जरूरत होती है, डिस्क्रीट डेटा के भी और कॉन्टिन्यूअस डेटा की भी जरूरत होती है। वहां पे हम हाइब्रिड कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हैं, राइट, करेक्ट है। चलिए देखिए, अब ये एनालॉग कंप्यूटर हो गया, आप फोटो से यहाँ पे देख सकते हो, ये एनालॉग कंप्यूटर हो गया, ये आपका डिजिटल कंप्यूटर हो गया, और दोनों मिलके एक छोटा सा फॉर्म ले लिया जिसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। सही है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू जनरेशन। अब हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं कंप्यूटर की अकॉर्डिंग टू जनरेशन में। हमने जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, तो कंप्यूटर की विकास भी अधिक से अधिक होती गई। तो जनरेशन वाइज हम बात करेंगे तो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में कैसा था, सेकंड जनरेशन में कैसा था, थर्ड जनरेशन में कैसा था, तो उसकी हम बात करने वाले हैं। तो जनरेशन की बात करिएगा आप, तो फर्स्ट जनरेशन आपको देखने को मिलेगा 1942 टू 1959 में, मतलब 1942 से 1959 में आपको देखने को मिलेगा, जहां पे जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होते थे वो उनमें वैक्यूम ट्यूब को यूज किया जाता था और पंच कार्ड को यूज किया जाता था। सिमिलरली देखो कंप्यूटर में कई सारे लैंग्वेज होते हैं, मशीन लैंग्वेज होता है, असेंबली लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो ये जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, फीचर क्या क्या थे, क्या खास बात थी। तो वहां जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो केवल मशीन लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता था, केवल मशीन भाषा को ही सपोर्ट करता था। ये बहुत कॉस्टली भी होते थे, बहुत ज्यादा महंगे होते थे, और इनमें बहुत सारे हीट उत्पन्न होते थे, बहुत गर्म होता था ये, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी को भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता था। इनकी ये खास बात है। जैसे एग्जांपल की बात कर ले तो ENIAC ENIAC जिसको बोलते हैं, ये हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हैं। EDVAC ये भी हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हैं, और TBM 701 ये भी हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हैं, ठीक है। सिमिलरली सेकंड जनरेशन की बात करें तो इनका हम ट्रेस खोज पाते हैं 1959 टू 1965, 1959 से 1965 तक हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर चला था, जिसमें हम ट्रांजिस्टर को यूज करते थे और मैग्नेटिक टेप को यूज करते थे। अब हम फर्स्ट जनरेशन वाला सिस्टम नहीं यूज करते थे, जो जो भी हार्डवेयर के फीचर थे जैसे वैक्यूम ट्यूब हो गया, पंच कार्ड हो गया, वो हम सेकंड जनरेशन में नहीं यूज करते थे। यहाँ पे आपको ट्रांजिस्टर यूज किया जाने लगा, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक टेप यूज किया जाने लगा, ठीक है।
अगर फीचर की बात करें, खास बात की बात करें, तो यहां बैच ऑपरेटिंग सिस्टम देखा गया। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब बहुत सारे यूजर एक ही कंप्यूटर में एक बार कार्य कर सकते थे। ठीक है, एंड ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से फास्टर होता था, स्मॉलर होता था और रिलायबल मतलब विश्वासी होता था देन प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास आ जाता है हनीवेल 400, ठीक है, सीडीसी 1604 और आईबीएम 7030। ये हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है। उसके बाद सिमिलर तरीके से हम थर्ड जनरेशन की बात करेंगे, उसका जो ट्रेस हम खोजते हैं वो 1965 टू 1975 हम देखते हैं। 1965 और 1975 के बीच हमको थर्ड जनरेशन कंप्यूटर देखने को मिलता है जहां पे आईसी यूज होने लगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट एग्जाम में कि कौन सा ऐसा जनरेशन कंप्यूटर था जहां पे पहली बार आईसी को यूज किया गया था। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और यहां पे आईसी के साथ साथ लार्ज कैपेसिटी डिस्क और मैग्नेटिक टेप का भी यूज किया गया। लार्ज कैपेसिटी डिस्क मतलब इसका जो स्टोरेज था ना, किसी भी डेटा को स्टोर करने की क्षमता जो थी वो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, इसके जो फीचर की बात करते हैं, टाइम शेयरिंग ओएस था। टाइम शेयरिंग, इससे ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें टाइम हम समय को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्रीवियस वाले से फास्टर था, स्मॉलर था मतलब तेज था, छोटा था, विश्वासी था और सस्ता भी था कंपेयर टू आपके सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, और ये खास बात एक और होता है इसमें कि ये इजियर टू अपडेट था। हम जैसे मोबाइल को अपडेट करते रहते हैं ना समय समय पे, इसको भी हम आसानी से अपडेट कर लिया करते थे। जैसे सिस्टम नेम की अगर बात करें तो आईबीएम 360 370 इसमें आ जाता है, सीडीसी 6600 आ जाता है और पीडीपी 8x11 की बात कर लेते हैं हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। सिमिलरली अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की, तो इसका हम इफेक्ट देखने को मिल सकता है 1975 टू 1988, 1975 और 1988 के बीच में हम इस कंप्यूटर को देखते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की। अब इसमें कौन कौन से हार्डवेयर यूज होते थे, आईसीएस और वीएलएसआई। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट और वीएलएसआई वेरी लार्ज और वीएलएसआई क्या होता था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको हम देखने को मिलता था यहाँ पे। वेरी लार्ज मतलब इसमें भी जो मेमोरी थी ना बहुत ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी थी। अब इसमें हमने सेमीकंडक्टर मेमोरी को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी मतलब डिजिटल मेमोरी, जैसे आज आप रैम देख रहे हो, रोम देख रहे हो। ठीक है, तो ये डिजिटल मेमोरी को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। अब यहाँ पे मैग्नेटिक टेप के साथ साथ फ्लॉपी भी हम यूज करते थे हार्डवेयर की बात करें तो। अब फीचर क्या क्या है, इसके खास बात क्या क्या है, यहाँ पे हमें पहली बार GUI देखने को मिला। GUI मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब GUI किसी भी सिस्टम को, किसी भी कंप्यूटर में अगर लगा रहता है, जितना ज्यादा अच्छा GUI होगा आपका, उसका विजिबिलिटी जो होगी ना कंप्यूटर की वो उतना ही अच्छा होगा। तो पहली बार फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में हमें GUI अलॉन्ग विथ OS देखने को मिला। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, यहां पे हमने प्रोजेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम हमें मिला। ठीक है, ये कंप्यूटर स्मॉल होते थे, अफोर्डेबल होते थे, हर कोई अफोर्ड कर सकता था, है ना, हम भी अफोर्ड कर सकते थे, आप भी अफोर्ड कर सकते थे, और ये इजियर टू यूज था, सभी लोग इसको यूज कर सकते थे आसानी से, और ये भी आपका इजियर टू अपडेट था। ठीक है, इसके खास बात ये थे। अब इसकी जब सिस्टम के नेम आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आपका एप्पल का जो सेकंड वर्जन था ये आपके फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, VAX 9000, VAX 9000 फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, और CRAY क्रे 1/2 फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। क्लियर, इतनी बातें क्लियर है। लास्ट आता है हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1988 से अभी तक चलता आ रहा है। उसमें क्या क्या हार्डवेयर फीचर थे, आपको आईसी था, यूएलएसआई। यहां देखिए फोर्थ जनरेशन में हमने वीएलएसआई को यूज किया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को यूज किया था। लेकिन यहां पे हम हार्डवेयर फीचर की बात करें फिफ्थ जनरेशन में तो यूएलएसआई का यूज किया था हमने, मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का हमने यूज किया जाने लगा। अब यहां पे जो मेमोरी थी ना बहुत बड़ी बड़ी मेमोरी होने लगी। ठीक है, टेराबाइट में होने लगा, ठीक है, जीबी में कई जीबी होने लगा। क्लियर, अब लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क विद रेड सपोर्ट। रेड का फुल फॉर्म क्या होता है, RAID। कितनी बार पूछा जा चुका है आपका रेड का फुल फॉर्म, तो यहां होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव या इंडिपेंडेंट डिस्क।
ये याद रखिएगा। तो रेड सपोर्ट पावरफुल, जो कंप्यूटर को पावरफुल बनाने में मदद करता है, उसका हम यूज करने लगे। ठीक है, हम इंटरनेट का इसमें यूज करने लगे और हम क्लस्टर कंप्यूटर का भी यूज करने लगे। क्लस्टर कंप्यूटर मतलब एक साथ बहुत से लोग मतलब यूज कर सकता है कंप्यूटर को। क्लियर। अब अगर फीचर की बात की जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, तो ये पावरफुल होता था, क्योंकि आपने RAID का यूज किया है तो पावरफुल होता था, शक्तिशाली होता था, चीपर भी होता था, सस्ता होता था, विश्वासी होता था, हर कोई यूज कर सकता था इसको, पोर्टेबल होता था। खास बात ये है, पोर्टेबल मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह भी इसको ले जा सकते हो, जैसे लैपटॉप की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल होता था इसमें। कोई भी नया अपडेट किया, नया अपडेट आया, हमने सॉफ्टवेयर अपडेट करके आसानी से अपडेट कर दिया अपने कंप्यूटर को। अब जो नए जनरेशन के 5th जनरेशन के कंप्यूटर है, उसमें IBM का नाम पहले आता है, फिर से पेंटियम है और परम है। तो ये सारे 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जनरेशन। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन। अब हम क्लासिफिकेशन जो देख रहे हैं कंप्यूटर का, वो साइज के आधार पे देख रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे देख रहे हैं। मतलब क्या होता था, सबसे पहले बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था, फिर उसके बाद छोटा कंप्यूटर, मीडियम कंप्यूटर। तो साइज के बेसिस पे हम कंप्यूटर के हमने क्लासिफिकेशन को देखना है। तो सबसे पहला आता है सुपर कंप्यूटर, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, सुपर कंप्यूटर क्या होता था? मोस्टली यूज्ड एप्लीकेशन दैट रिक्वायर इंटेंसिव न्यूमेरिकल कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता था, अधिकतर उन अनुप्रयोग के लिए उपयोग किया जाता था जिनके लिए गहन संख्यात्मक संगणना, मतलब बहुत सारे स्टैटिस्टिकल या न्यूमेरिकल हम एनालिसिस जहां करना होता था, है ना, बहुत सारे नंबर्स को, बहुत सारे फिगर्स को जब हमें कैलकुलेट करना होता था, तब हम सुपर कंप्यूटर का यूज करते थे। जैसे आप स्टॉक एनालिसिस में करते हो, है ना, स्टॉक विश्लेषण, जैसे स्टॉक के प्राइसेस क्या जा रहे हैं, अप जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं। उसके बाद फोरकास्टिंग करते हो, आज बारिश होगी कि नहीं होगी, आज धूप होगा कि नहीं होगा। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में ये काम आते हैं, मतलब परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में भी काम आते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन में भी काम आते हैं, और भूवैज्ञानिक डेटा विश्लेषण करने के लिए भी ये सुपर कंप्यूटर हमारा काम आता है। ठीक है, दे कैन प्रोसेस बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा कि जो सुपर कंप्यूटर थे ना, वो प्रति सेकेंड अरबों निर्देशों को संशोधित किया कर सकते हैं। ठीक है, अरबों मतलब बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ये फॉलो कर सकते हैं। एंड द बेस्ट नोन सुपर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर इज क्रे रिसर्च। जो सुपर कंप्यूटर को बनाने वाले जो सबसे मेन निर्माता हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? क्रे रिसर्च। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। तो क्रे रिसर्च इज नोन फॉर बेस्ट सुपर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि सबसे प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर निर्माता क्रे रिसर्च है। क्लियर, सुपर कंप्यूटर आपका खत्म हो गया। ये अकॉर्डिंग टू साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन था। उसके बाद हमारा धीरे धीरे सुपर कंप्यूटर के बाद मिनी कंप्यूटर आया, वो अब धीरे धीरे साइज उसकी डाउन होती गई। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के अन्य कंप्यूटर कौन कौन से हैं? क्रे हो गया, IBM हो गया, HP हो गया, ये सारे दूसरे सुपर कंप्यूटर्स थे। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपसे कि परम क्या है। परम इज इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। ये बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, एंड टाटा एका इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर। टाटा का एका जो है वो भी एक सुपर कंप्यूटर का ही उदाहरण है। तो ये दोनों बातें एकदम अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर की। ये भी हमने साइज में ही हमने डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है। अब धीरे धीरे साइज कम होता गया। ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते थे? ऑल्सो प्रोसेस डेटा एज वेरी हाई स्पीड। ये भी जो कंप्यूटर होते थे वो उच्च गति पर डेटा संसाधित कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका अभी जो कंप्यूटर हमने देखा है, जो सुपर कंप्यूटर थे, उनके जैसा ही ये भी जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है, वो भी डेटा को उच्च स्तर पे संसाधित कर सकते हैं इन मिलियन पर सेकेंड, शॉर्टली टर्म्ड एज MIPS। MIPS जिसको बोलते हैं मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मेन फ्रेम जो कंप्यूटर था वो लार्ज साइज, बड़े साइज के थे। ठीक है, पावरफुल भी थे, शक्तिशाली थे और मल्टी यूजर थे, है ना, मतलब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने देखा है कि बहुत सारे यूजर एक साथ काम कर सकते हैं इस कंप्यूटर के ऊपर।
ठीक है। अब ये कंप्यूटर हमें कहां देखने को मिलता है, जैसे बैंकिंग की बात हो गई, एयरलाइंस की बात हो गई, है ना, रेलवेज पे आपने ये कंप्यूटर देखा होगा, हॉस्पिटल में ये कंप्यूटर देखा होगा। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जनरली बड़े साइज के कंप्यूटर होते थे जहां इनको देखने को मिल सकता है बैंकिंग, एयरलाइंस, रेलवेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, इत्यादि जगहों पे। क्लियर, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होते थे। एंड उसके बाद हमारे पास आने लगा मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर क्या होता था, मिनी नाम से ही पता है कि मिनी मतलब छोटे साइज के होंगे, है ना, और इनका स्पीड भी लेसर होता था, कम होता था, और स्टोरेज कैपेसिटी भी कम होती थी अगर कंपेयर की जाए मेन फ्रेम कंप्यूटर से। तो ठीक है, हिंस द परफॉर्मेंस इज आल्सो लेस देन दैट ऑफ मेन फ्रेम्स। तो इसीलिए इनकी परफॉर्मेंस भी मेन फ्रेम से कम होती थी। दे आर मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर, मतलब ये मध्य आकार के मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर होते थे, मतलब छोटा कंप्यूटर होता था लेकिन मल्टीपल काम इसमें हो सकता था। क्लियर, वे एक ही समय में कई कार्य कर सकते थे, जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा है, और एक साथ 4 से 200 उपयोगकर्ताओं का समर्थन कर सकते हैं, मतलब एक साथ 4 से 200 उपयोगता, है ना, इसको यूज कर सकते हैं। ये था हमारा मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर के बाद और साइज कम होता गया, और उसके बाद जो हम आजकल लैपटॉप देखते हैं, जो आप डेस्कटॉप देखते हैं, है ना, वो हमारे प्रचलन में आता गया। ठीक है, जैसे जिसको माइक्रो कंप्यूटर हम बोलते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये बहुत स्मॉल होता था और रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होता था, मतलब ज्यादा महंगा नहीं होता था, कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता था। लेकिन इसको अफोर्ड करने के लिए ध्यान रखिएगा, हर एक अलग अलग सिस्टम आते थे, जैसे स्क्रीन आ गया कंप्यूटर का, कीबोर्ड आ गया अलग से, माउस आ गया अलग से, सीपीयू आ गया अलग से। तो इन सबको असेंबल करके एक पूरा एक कंप्यूटर बनाया जाता था। ठीक है, इन सबको सभी पार्ट्स को गैदर करके एक पूरा कंप्यूटर बनाया जाता था। एंड इट इज डिजाइन्ड फॉर एन इंडिविजुअल यूजर, यह एक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के लिए डिजाइन किया जाता था। मतलब आपको अगर चाहिए तो आप ही केवल ये इसे यूज करिएगा। ये मेन फ्रेम जैसा नहीं है, सुपर जैसा नहीं है कि एक साथ कई यूजर इस पे अपना काम कर सके। ठीक है, तो ये माइक्रो कंप्यूटर की खास बात होती थी। ठीक है, समझ में आया इतनी बातें? चलिए, तो आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास लिस्ट 1 में सिक्योरिटी थ्रेट और लिस्ट 2 में मीनिंग इनके। आइए इस क्वेश्चन को हिंदी में देखते हैं पहले। तो लिस्ट 1 में आपके पास हैकिंग है, ठीक है, बी फिशिंग है, सी स्पाईवेयर है और डी स्पैम है। तो इनके सामने एक एग्जैक्ट मैच आपको बताना है, इनका अर्थ दिया गया है, लेकिन अर्थ ये श्योर नहीं है कि अर्थ एकदम एग्जैक्टली इनके सामने ही दिया गया है। ठीक है, तो आपको मिलान करना है, मैच करना है कि इनके हैकिंग मतलब क्या हो, इसका अर्थ होता है, फिशिंग मतलब इसका अर्थ क्या होता है, स्पाईवेयर का मतलब क्या होता है, और स्पैम का मतलब क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी पार्ट। डी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। हैकिंग में हम क्या करते हैं, जनरली हम बोलते हैं ना कि हैक कर लिया, मतलब हमारे कंप्यूटर को सारा जो करना चाहता है वो हमारे कंप्यूटर में वो कर सकता है, मतलब व्यक्तिगत डेटा का अवैध उपयोग करना ही आपका हैकिंग कहलाता है, पहली बात। दूसरी बात कि फिशिंग क्या होता है, कोई एक पहचान धोखाधड़ी होती है, मतलब यहां आप देख सकते हो आइडेंटिटी फ्रॉड, आपकी जो आप पहचान है उसके साथ धोखाधड़ी अगर होती है तो उसको हम फिशिंग बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या कहलाता है, आपका प्रवर्तक को कीबोर्ड द्वारा दर्ज किए गए सभी डेटा तक पहुंच प्रदान करता है, मतलब हम जो भी अपने कंप्यूटर में डेटा इंटर करेंगे ना वो अपने आप आपके कंप्यूटर में चला जाएगा, तो उसको हम स्पाईवेयर बोलते हैं। और चौथा है स्पैम। स्पैम जो जनरली आप मेल में देखते हो, ईमेल में आपको एक स्पैम का फोल्डर भी रहता है, मतलब जो आप ना चाहते हो ना, ईमेल जिसको ना चाहते हो कि हम हमारे पास ना आए, वो ईमेल जो पहुंच जाता है स्पैम वाले फोल्डर में, मतलब अनवांटेड मेल, अवांछित ईमेल उसको बोलते हैं। तो उपयोगकर्ता के इनबॉक्स को अवांछित ईमेल से बंद कर दें, ये आप इसका करेक्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपके एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, जो हमने बताया है वही एक्सप्लेनेशन है, आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें, अब गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक। यहां पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, किसके रिगार्डिंग, डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक के रिगार्डिंग, मतलब सेवा से इनकार हमलों के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन यह है कि यह उपयोगकर्ता को नेटवर्क के कुछ हिस्सों विशेषकर इंटरनेट सर्वर तक पहुंचाने से रोकने का एक प्रयास है, पहला स्टेटमेंट।
दूसरा स्टेटमेंट ईमेल फिल्टर का उपयोग करके इसे कम किया जा सकता है। तो आपको यह बताना है कि उपरोक्त कथनों से आलोक में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। पहला ऑप्शन है कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। दूसरा कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। तीसरा कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सत्य है। और चौथा कथन 1 सत्य है और लेकिन कथन 2 गलत है। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी पार्ट, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। ठीक है, डेनियल और सर्विसेज की बात करते हैं हम, जिसका मतलब होता है सेवा से इनकार हम लोग। ठीक है, तो उनका ये दोनों स्टेटमेंट जो दिया गया है वो जस्टिफाई करते हैं कि हाँ भैया यही होता है हमारा डेनियल ऑफ अटैक सर्विसेज, मतलब सेवा से इनकार हमलों के संबंध में जो स्टेटमेंट दिया गया है वही सही है। आइए देख लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए अब यहाँ पे होता क्या है, पहले ये जो लिखा हुआ है ना वो आप बाद में पढ़ते रहिएगा। होता क्या है यहाँ पे कि एक अपराधी होता है। ठीक है, अपराधी चाहता है कि हम दूसरे के मोबाइल या जो कंप्यूटर है उसको करप्ट कर दें। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने इस कंप्यूटर से क्या करता है, बहुत सारे अनवांटेड नेटवर्क छोड़ते रहता है ना, अनवांटेड। अब इस पे छोड़ेगा, इस पे छोड़ेगा, देखो कितना छोड़ रहा है, बहुत सारे सर्वर छोड़ने लगेगा। मतलब सर्वर एक तरीके का इंटरनेट है ये। तो जब इंटरनेट अनवांटेड, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ये स्पीड छोड़ने लगता है। अब कई कंप्यूटर ऐसे होते हैं ना कि जिस ये पकड़ लेता है कई कंप्यूटर को, तो कहने का मतलब यहाँ बाढ़ आ जाता है आपके इंटरनेट की, इंटरनेट जो सर्विसेज होता है उसकी बाढ़ आ जाती है ना। तो कई कंप्यूटर को ऐसा, अगर आपको ही फ्री वाईफाई मिलेगा, फ्री सर्वर मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, तो आप ही यूज करना चाहिए कि नहीं। तो सिमिलरली ये जो स्पीड भेजता है कई कंप्यूटर उसको कैच कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेगा, बहुत इतना ज्यादा स्पीड ये भेजेगा कि कंप्यूटर क्या कहता है, जो भी कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम होते हैं वो ओवर यूटिलाइज होने लगते हैं, मतलब अपने काम करने की क्षमता से आगे बियॉन्ड काम करने लगते हैं, है ना। उससे अब क्या होगा, जैसे एक बात बताओ, आपके शरीर को 2 रोटी ही खाना मतलब अच्छा है, 2 रोटी आपके लिए आइडियल माना जाता है कि आप 2 ही रोटी खाते हो। अगर आपको 10 रोटी खिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी कि नहीं। सिमिलरली यहां भी होता है कि ये इतना ज्यादा स्पीड भेजता है कि कंप्यूटर की जो शक्ति होती है ना वो ओवर होने लगती है, जिससे कंप्यूटर सारे क्या हो जाते हैं, या तो क्रैश हो जाते हैं या तो हैंग हो जाते हैं। यही कहलाता है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, है ना। तो ये सारी चीजें यहां यही लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए ही है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर क्या है। पहला ऑप्शन, कंप्यूटर पर लोड लेने से पहले फाइलों की जांच करता है। दूसरा, यह उपयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर अवैध रूप से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम का पता लगाता है और उन्हें हटा देता है, ऑटोमेटिकली हटा देता है। क्लियर। तीसरा, फाइलों को पढ़ने का योग्य नहीं बनाता है। और चौथा है, डेटा ट्रैफिक का प्रबंधन करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी पार्ट, कि यह उपयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर अवैध रूप से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को पता लगाता है और उन्हें हटा देता है। मतलब आपने अपने कंप्यूटर को ऑन किया, आप नहीं जानते हो कि कोई अनवांटेड, कोई अलग तरीके से, गलत तरीके से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है ना, आपको नहीं पता है। तो ये स्पाईवेयर क्या करेगा, वो अपने आप उसको हटा देगा, क्योंकि उसके लिए आपके कंप्यूटर का रिस्क होता है कि कंप्यूटर आपका करप्ट ना हो जाए, हैंग ना कर जाए, है ना, वायरस ना आ जाए। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर लगाते हैं, जिससे वो कंप्यूटर में पहचान लेता है कि कौन सा इलीगल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया है, उसको वो हटा देता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंट्रानेट आर करेक्ट। देखो इंट्रानेट के बारे में बताया गया है, यहां पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हिंदी में, कि इंट्रानेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमारे पास दोनों लैंग्वेजेज हैं, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश भी है, हिंदी में है, आपको जैसे सही लगता है वैसे आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि इंट्रानेट का कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी सार्वजनिक पहुंच है। तीसरी बात, वे इंटरनेट से अधिक सुरक्षित हैं। और चौथी बात दिया गया है, इंटरनेट में बाहरी लिंक को नियंत्रित करना संभव है। अब यहां देखिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चौथा, केवल सी और डी। अगर इंट्रानेट की बात करें तो ये यहाँ पे इंटरनेट से अधिक सुरक्षित है, पहली बात। और दूसरी बात, इंटरनेट में बाहरी लिंक को नियंत्रित करना संभव है यहाँ पे। अब दो बातें होती हैं, ध्यान से समझिएगा, एक होता है हमारा इंटरनेट, ठीक है, और एक होता है इंट्रा,
है ना, इंट्रानेट। और दो वर्ड जो है यहाँ पे इंटर, ठीक है, और यहाँ इंट्रा, है ना। आप बोलते हो ना इंटर कॉलेज कंपटीशन, इंटर कॉलेज कंपटीशन मतलब दो कॉलेज होंगे, ठीक है, और दो अलग अलग कॉलेज होंगे, क्लियर, और दोनों अलग अलग कॉलेज के बीच जो कंपटीशन होगा वो इंट्रा कॉलेज कंपटीशन कहलाता है। लेकिन अगर इंट्रा कॉलेज कंपटीशन की बात की जाए, कॉलेज एक ही होगा लेकिन कॉलेज के अलग अलग जो डिपार्टमेंट होगा उनके बीच कंपटीशन होगा, मतलब विद इन द कॉलेज, है ना, कॉलेज के अंदर ही। लेकिन अगर इंटर की बात की जाए तो अलग अलग कॉलेज हो जाएंगे वहां पे। तो सिमिलर तरीके से यहां इंट्रानेट का मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। यहां पे देख लीजिए कि इंट्रानेट एक उद्यम के भीतर निहित एक निजी नेटवर्क है जिसका उपयोग कर्मचारी के बीच कंपनी की जानकारी और कंप्यूटिंग संसाधनों को सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए किया जाता है। मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज होती हैं वो एक नेटवर्क फॉलो करती हैं जिसको हम इंट्रानेट कहते हैं। और उससे क्या होता है, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, किसी को कम्युनिकेट करना हुआ, है ना, तो वो आपस में उसके तहत कम्युनिकेट कर पाते हैं। यही होता है आपका इंट्रानेट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन से संबंधित है। पहला ऑप्शन परम 8000, दूसरा परम 10,000, तीसरा परम धावक और चौथा परम शिवाय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है परम शिवाय, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से क्लियर, यहां देखिए आप कि द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डिजाइन एंड बिल्ट अंडर अप्रोच ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM, ठीक है। तो भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान BHU, जो IIT BHU है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी में BHU है जो, तो उसके द्वारा ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी। और जो डेडिकेटेड किसके लिए था, डेडिकेटेड किसने किया था, प्राइम मिनिस्टर, अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। नरेंद्र मोदी द्वारा ये प्रमोट किया गया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने IIT जो BHU था उन्होंने ही ये इस टेक्नोलॉजी का, जिसका नाम था परम शिवाय, उनका लॉन्च किया था, जो कि ये यूज करता था मोर देन 1,20,000 कंप्यूट कोर्स, ठीक है। तो ये परम शिवाय नामक यह सुपर कंप्यूटर 833 टेराफ्लॉप्स की चरम गणना शक्ति प्रदान करने के लिए 1,20,000 से अधिक कंप्यूट कोर, CPU और GPU कोर का उपयोग करता है, जो आज के इतिहास में सबसे ज्यादा है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही था आपका परम शिवाय, तो और यही था आपके कुछ कंटेंट और कुछ आपके क्वेश्चंस आंसर। तो आई बिलीव कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। मिलते हैं अपने फर्दर टॉपिक को लेके, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे। थैंक यू वेरी मच।